उससे पहले भारतीय बाजार के लिए पिछला हफ्ता कैसा रहा वो भी एक बार समझ लेते हैं। चैलेंजिंग, ये एक वर्ड है जो डिफाइन करता है लास्ट वीक को। जी हां, काफी उतार चढ़ाव के बीच हर सेशन में नए ट्विस्ट आते हुए दिखे। पिछले हफ्ते के हर सेशन में हमने देखा कहीं कच्चे तेल की चाल में एक बड़ा उबाल नजर आया। जब $118 के नजदीक कच्चा तेल था, उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता दिखा। तो कभी रुपए में हमने देखा रिकॉर्ड निचले स्तर पर एशियाई बाजार की तमाम करेंसीज में रुपया जो है सबसे कमजोर साबित होता हुआ दिखा, उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता दिखा। और इसी सबके साथ साथ यूएस और ईरान के बीच तनाव की स्थिति जस की तस, लगातार वहां से भी कुछ न कुछ अपडेट्स आते रहे। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिली और जो वॉलेटिलिटी थी वहां से बाजार उभरते हुए संभलते हुए नजर आए। एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि अब भी इस मजबूती पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस वक्त ओवर द वीकेंड क्या कुछ निकल कर आ जाए, उसका असर आने वाले सेशन में यानी कि सोमवार के सेशन में पड़े, ये कोई नहीं बता सकता। और इसी के चलते बाजार में एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी बात हो रही थी कि क्या बाजार अब बॉटम के करीब है। वैसे तो कहते हैं कि बॉटम मार्केट का कभी नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन फैक्टर्स कुछ ऐसे समझ आ रहे थे। बड़े उछाल जो क्रूड में देखने को मिले, वहां से क्रूड जो है उसमें नरमी नजर आई। $110 प्रति बैरल के पास वो कामकाज करता दिखा। अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल पर प्रतिबंध हटाने के संकेत भी दिए। ईरान अमेरिका के युद्ध में सबसे बुरा दौर पीछे छूटने की उम्मीदें भी हैं, उसकी बातें भी अब हो रही हैं। और ईरान के साथ युद्ध उम्मीद से जल्द खत्म हो सकता है, ये कहना है नेतन्याहू का। सो ग्लोबल फ्रंट पर अपडेट्स आते हुए दिखे। गिरावट के बाद लार्ज कैप शेयर्स के वैल्यूएशन जो हैं वो काफी वाजिब हुए हैं, तो वहां से पॉजिटिविटी है। और मार्केट कैप नॉमिनल जीडीपी रेशियो 154% से गिरकर 115% के पास देखने को मिला। लेकिन चिंताएं भी इन तमाम पॉजिटिव्स के साथ आपको गिना देनी चाहिए। ब्रेंट क्रूड अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर है। $100 के ऊपर का ब्रेंट क्रूड जो है वो कंसर्न ही कंसर्न है। रुपया $93 प्रति बैरल का स्तर तोड़कर $1 के मुकाबले रुपया सबसे ज्यादा निचले स्तर पर, रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाता हुआ दिखा। $1 की कीमत अब ₹93 के ऊपर ₹93.49 हो चुकी है। इंडिया विक्स 22 के लेवल के ऊपर कायम। हाँ, हमने देखा डेंट और डाउन ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर है, वहां से फेयर लगातार जारी। एफआईएस की बिकवाली भी लगातार जारी है। क्वार्टर 4 नतीजे कमजोर आने के इन तमाम के चलते आसार हैं। सो ये सारे फैक्टर्स के बीच अब आगे आपको क्या करना चाहिए, हमें बाजार के दिग्गज बताएंगे। चलिए उनका स्वागत करते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। गौरांग सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। काफी कुछ हुआ पिछले हफ्ते में और वो सारी चीजें जो थी लगातार हमारे व्यूअर्स को बता भी रहे थे, आप भी लगातार हमारा साथ दे रहे थे और हेल्प कर रहे थे हमारे व्यूअर्स को नेविगेट करने में इन सिचुएशन को। अब यहां से आगे की तस्वीर कैसी देखते हैं आप? धन्यवाद मानसी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ET Now स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो मानसी जी देखिए, हालात सुधरने के बजाय उलझ रहे हैं और जिस प्रकार से कल और परसों आक्रमण और भी ऊपर की तरफ गया और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की फैसिलिटीज पर गोला बारूद और मिसाइल्स दागे गए, उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान शायद आने वाले कई सालों तक इसकी भरपाई हो, इसकी संभावना बहुत कम रही है। उसके फलस्वरूप कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम ऊपर गए। अभी फिर कल रात को और आज दिन भर में कुछ टिप्पणियां आई कि इस युद्ध को बहुत जल्द विराम मिल सकता है। मुझे उसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्चरिंग हो रही है ईरान की तरफ से और दूसरी तरफ इजराइल और यूएस की तरफ से, और जिस प्रकार से खाड़ी देशों में नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है और सुविधाओं को नुकसान पहुंच रहा है, ये परिस्थिति सुधरे। मैं उम्मीद करता हूं मानसी जी, मैं दिल से उम्मीद करता हूं, भगवान परमात्मा को प्रार्थना करता हूं कि आज कल या परसों इसका कुछ निवारण निकले, ताकि ये जो पूरा रायता इजराइल और अमेरिका ने फैलाया है इसको समेटा जाए और इसके ऊपर कामकाज करके इसको वापस दुरुस्त किया जाए।
और कच्चे तेल के दाम और नेचुरल गैस के दाम नीचे आए, जैसे हमारे जैसे देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिले। लेकिन ये उतार चढ़ाव जब तक निर्णायक तरीके से कोई बातें स्पष्टीकरण विराम को लेकर के सामने नहीं आती है, कच्चे तेल में भी इसी तरीके से उठापटक देखेंगे आप, और उसके आधार पर हमारे शेयर बाजार में भी इसी प्रकार से उठापटक देखेंगे। अब ये बात तो निश्चिंत है कि इसका अंत तो होना है, लेकिन इसका अंत कब, कहां, किस तारीख पर और किस प्रकार से होगा, ये एक अनिश्चितता का प्रश्न है, और ये जितना जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है। मैं फिर से वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा है, निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, मूल्यांकन के रूप में काफी आकर्षित हो गए। हो सकता है यहां से खबरों के आधार पर बाजार चलेगा मानसी जी, जिस प्रकार से खबरें उभर करके आती है युद्ध को लेकर के और खाड़ी को लेकर के। बिल्कुल, तो चलिए मौका है, और लेकिन इस मौके में भी सही डिसीजन लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, और लगातार आप सही निर्णय ले पाए, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं कार्यरत हैं, बाजार को रीड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और आपको सही और सटीक रणनीति बता रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है। बताएं कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में मार्केट के लिए, आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गौरान सर को भी बहुत बहुत नमस्कार, और ईटी नाउ के स्वदेश के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जिस तरीके से सिचुएशन पैन आउट हो रही है उसके हिसाब से तो अभी भी जो चिंताएं हैं वो बनी हुई हैं। अभी आप ही ने कुछ देर पहले ही सारे मैक्रो फैक्टर्स गिनवा दिए हैं, जिसमें अभी भी जो हम रुपये की अगर बात करें, रुपये अपने रिकॉर्ड स्तर लो पर ट्रेड कर रहा है। और जो सबसे मेजर फैक्टर है इंडिया विक्स, जिस तरीके से हमें कल के सेशंस में निचले स्तर से एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला था, वो अभी भी एक चिंता का विषय है। अगर इंडिया विक्स आने वाले समय में 24 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से हमें मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो और निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। अब जो सपोर्ट है फिलहाल 22,900 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 22,900 के लेवल्स टूटते हैं तो जो नेक्स्ट लोअर लेवल है वो 22,700 से लेकर 22,600 जोन का है, और वो एक मेजर सपोर्ट हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि वहां पर उसके पिछली अपवर्ड रैली का 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है। जनरली मार्केट जब भी 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है 78.6 लेवल के होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लेवल, वो एक स्तर हो सकता है जहां से हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो हमारे हिसाब से तो 22,700 600 जो जोन होगा वो एक मेजर सपोर्ट के तौर पे हमारे इंडेक्स के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आज के सेशंस में मार्केट ने 23,450 से लेकर 23,500 का रेजिस्टेंस लिया है, और आज का जो पैटर्न है वो भी नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल जो सेशंस है मुझे लगता है वो सेलिंग प्रेशर का ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपने पिछले लोअर लेवल्स को डिफेंड किया है, और जो अभी फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 53,200 का। और अगर 53,200 के लेवल्स को डिफेंड करता है तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है 54,600 से लेकर 54,800 जोन का। बट इसके विपरीत अगर 53,200 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो यहाँ पर भी करेक्शन बढ़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 52,000 जोन का, वो एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा अगर 53,200 के लेवल्स टूटते हैं। ठीक है, तो चलिए टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया दोनों हमें मिल चुका है इस वक्त, और अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गौरांग सर, सवाल ना बैंक सेक्टर से जुड़े, बैंकिंग से जुड़े कई सारे हैं, और इसमें एचडीएफसी बैंक पर भी एक व्यूअर का सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी सवाल है, और साउथ इंडियन बैंक पर भी। लेकिन पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक जो है वो फोकस रेडार पर रहा। मैनेजमेंट में बदलाव, अतनु चक्रवर्ती के रिजिग्नेशन, और उसके बाद कंपनी की तरफ से सफाई भी आई कि कंपनी के कामकाज, बैंक के कामकाज में कोई गड़बड़ी फिलहाल नहीं है, और आरबीआई ने भी इस पर कोई आपत्ति फिलहाल नहीं जताई। बावजूद इसके स्टॉक में हमने डाउन ट्रेंड्स देखे हैं। एक व्यूअर हैं जिन्होंने 780 के दाम पर एचडीएफसी बैंक खरीद रखे हैं। क्या राय रहेगी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर, क्योंकि लगातार डाउन ट्रेंड्स ही देख रहा था ये स्टॉक, और न्यूज फ्लो ने और ज्यादा गिरावट ही दिखाई इसे।
मानसी जी, जीवन के निचले स्तर पर ये इस्तीफे की खबर आई मेरे ख्याल से कल, और जो इस्तीफे में बातें बताई गई है उसको लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति थी। इस्तीफे के बाद बैंक के मैनेजमेंट ने कल भी स्पष्टीकरण दिया कि उनकी बैंक को लेकर के, कामकाज को लेकर के या फिर उनके लोन बुक को लेकर के ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि निवेशकों को चिंता करनी चाहिए। और ये दबाव इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि पहले से ही 92 हफ्ते के निचले स्तर पर था और कल इस्तीफा आया तो ये मेरे ख्याल से और भी नीचे के तरफ के दायरे हमने देखे। और मैं उम्मीद करता हूं इन्होंने 780 पर खरीदा है तो आज ही खरीदा होगा, क्योंकि आज ही इसके दाम इसके आसपास आए थे। लंबी अवधि का नजरिया हो तो एचडीएफसी बैंक में बने रहे। अगर 50 शेयर इनके पास, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। दूसरा था साउथ इंडियन बैंक के ऊपर प्रश्न था, वहां पर भी हमारी सकारात्मक राय है। साउथ इंडियन बैंक पर एक दक्षिण भारत स्थापित छोटी बैंक है लेकिन धीरे धीरे करके अपने कामकाज को फैला रही है। सेंट्रल बैंक के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मानसी जी, क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। जी जी बिल्कुल गौरांग सर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी एक टेक जानना चाहूंगी। व्यूअर का जो सवाल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, इन्होंने करीब 2,500 शेयर्स खरीदे हैं 35 रुपये 21 पैसे के दाम पर। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक का स्टॉक जो है तेजी करीब 2% की दिखाकर लास्ट सेशन में क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने के ट्रेंड अगर आप देखें, लगातार ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। हालांकि 40 के लेवल के ऊपर भी एक बार गया है ड्यूरिंग दिस लास्ट 6 मंथ्स। फरवरी में ही स्टॉक ने 40 के ऊपर के लेवल्स देखे थे, लेकिन अब यहां से आगे व्यूअर के लिए राय क्या होगी, और कोई और बैंक पर भी आप अगर टेक देना चाहें तो? देखिए 40 का जो लेवल्स था वहीं पर इसके 200 वीक मूविंग एवरेजेस भी थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल इस स्टॉक ने फेस किया है। उसके बाद अगर अगर पिछले 4 हफ्तों का ट्रेंड देखें तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल स्टॉक अपने बेरिश क्रॉस ओवर जो कि 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। स्टॉक्स ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन पिछले हफ्ते दिया था 35 के नीचे, और अभी भी जो प्राइजेस है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो वीकनेस है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। जब तक यहाँ पर 40 के लेवल के ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं आता है तब तक यहाँ पे सेंटिमेंट नेगेटिव रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से तो एग्जिट अगर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगर वो वहां पे निवेश होते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर आने वाले समय में इनको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए बैंक्स पर एक पूरा डिटेल नजरिया फंडामेंटली और टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट की तरफ से हमने जाना। आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वीआईपी सेगमेंट का। गौरांग सर, बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? लंबी अवधि के लिए मानसी जी 2 विकल्प है। पहला है इंडियन होटल्स, हॉस्पिटैलिटी कारोबार में है और ये जो मौजूदा परिस्थिति है वहां पर थोड़ा दबाव देखने मिला है। लंबी अवधि के लिए इंडियन होटल्स में खरीदारी की राय है। लक्ष्यांक के रूप में करीबन 790 तक के लक्ष्यांक है। दूसरा विकल्प है वित्तीय एनबीएफसी सेक्टर में से रिलायंस ग्रुप की कंपनी है ये, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 220 के आसपास जाकर के ये थोड़ा बहुत ऊपर गया था, फिर वापस आज थोड़ा बहुत दबाव था। यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। लंबी अवधि के लिए 350 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। दोनों ही शेयर में इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, 2 स्टॉक्स है वीआईपी कैटेगरी के गौरांग जी की तरफ से जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स होंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक? हमारी तरफ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रिकमेंडेशन रहेगा। लॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करें तो अरविंदो फार्मा में 3 डेज के करेक्शन के बाद आज एक पॉजिटिव फॉर्मेशन देखने को मिला है। डेली के चार्ट्स पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक थ्रू भी देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 1340 का रहेगा। स्टॉप लॉस हमें लेकर चलना है 1250 का। और वहीं पर सेल साइड का जो रिकमेंडेशन है वो है हिंडेल्को,
हिंडेल्को में काफी लंबे समय से एक साइडवेज मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट आज यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला है बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ दिया है। तो यहाँ पर भी लगता है आने वाले समय में सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टारगेट है वो 825 का है, और सेल करते समय हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 910 का। ऑलराइट, तो चलिए ये वीआईपी शेयर हो गए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और